अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस करेंगे मेनिनजाइटिस इन चिल्ड्रंस। सो व्हाट इज़ मेनिनजाइटिस? मेनिनजाइटिस या फिर मेनिनजीस में इन्फ्लामेशन। ठीक है, मेनिनजीस में अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। अब मेनिनजीस क्या है? मेनिनजीस ये वो कवरिंग्स हैं या फिर आप ऐसा कह लें कि ये लेयर्स हैं जो कि सराउंड करती हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। उनको हम मेनिनजिस बोलते हैं। सो 3 टाइप्स के हमारे पास मेनिनजिस होती हैं: ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मेटर और पिया मेटर। अगर इन में किसी भी लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस। सो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? मेनिनजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मेनिनजीज, ठीक है, मेनिनजीज में इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली अकर होती है इन्फेंट और टोडलर्स में, बिकॉज उनमें स्ट्रेप थ्रोट और जो ओटाइटिस मीडिया वगैरह, नेजोफेरिंग से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह, वो मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं। तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली ब्लड में एंटर होकर मेनिनजाइटिस काज कर सकता है। तो मोस्ट कॉमनली ये इन्फेंट और टोडलर में हमें मिलेगा, लेकिन जो अदर एज ऑफ ग्रुप्स है उसमें भी हमें मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट हमें इन्फेंट और टोडलर में मिले, बट बात ये है कि ये मोस्ट कॉमन अकर होता है इनमें। अब मेनिनजाइटिस का जो इंसिडेंस है वो अब ग्रेटली रिड्यूस हो गया है, बिकॉज देयर इज़ द रूटीन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया है उसके खिलाफ इन्होंने वैक्सीन जो है वो तैयार की हुई है। उसकी वजह से मेनिनजाइटिस के जो इंसिडेंस है वो अब कम हो गए हैं। ओके, अब इसके काजेज़ क्या हैं जो कि मेनिनजाइटिस को काज करते हैं? तो मेनिनजाइटिस वायरल और बैक्टीरियल एजेंट्स की वजह से काज होती है, जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू द स्प्रेड ऑफ ड्रॉपलेट्स। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ब्लड में एंटर करते हैं थ्रू नेजोफेरिंग्स और मिडल ईयर। नेज़ोफेरिंग्स यानी उस बच्चे को फ्लू हो गया है या फिर ओटाइटिस मीडिया, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारे ब्रेन के साथ। तो अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ से इजीली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं हमारे ब्लड में और ऊपर जाकर मेनिनजाइटिस काज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसका जो काज है वो है वायरल और बैक्टीरियल, जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू ड्रॉपलेट, जो कि एंटर होते हैं इन ब्लड फ्रॉम नेज़ोफेरिंग्स और मिडल ईयर। सो मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस इन चिल्ड्रन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। जो मोस्ट कॉमन काज होता था वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब ये मोस्टली ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया गया है, बिकॉज जो इसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप की हुई है इसकी वजह से इसका रेट अब कम हो गया है। ओके, तो ये इसके काजेस थे। काजेस के बाद इसकी पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो किस तरह से होती है? जो पैथोजन है वो इन्वेड करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम में। ठीक है, जब पैथोजन बॉडी में एंटर हो गए उसके बाद वो कहाँ पर आते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। वहाँ पर रुककर वो अपने आप की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने नंबर में वो इंक्रीज़ होते हैं। कहाँ पर? सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस एरेक्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर के बीच में जो मेनिनजेस की लेयर्स हैं उनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होती है, इसको हम सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर ये रुककर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसके बाद जब इनका नंबर इंक्रीज़ होगा तो ये क्या ट्रिगर करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, जो कि वहाँ पर क्या लीड करेगा? इन्फ्लामेशन को लीड करेगा। क्योंकि हमें पता है इन्फ्लामेशन क्या है, जब भी कोई केमिकल या फिर कोई भी इंजरी हो तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो जब इन्फ्लामेशन अकर होगी तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? पहले तो परफ्यूजन, जो सेरिब्रल परफ्यूजन है वो डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रेन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पर ब्लॉकेज हो सकती है और वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। देन सेकंड है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा किस वजह से हो रही है? बिकॉज जो ब्लड वेसल्स हैं इन्फ्लामेशन की वजह से वो वाइड हो गई है, उनमें वेज़ो डायलेशन अकर हुई है, जिसकी वजह से उनकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, ताकि इन्फ्लामेशन के लिए हमें वाइट ब्लड सेल्स और बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड होती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड के लिए उनकी जो परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। दैट्स वाई जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है वहाँ से वो लीक आउट होता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा वहाँ पर होती है। जब सेरिब्रल एडिमा होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमें रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर मिलेगा। आल्सो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब
इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें पता है कि जो वेगस नर्व है वो क्या है, वो क्रेनियम से इनिशिएट होती है और नीचे जाती है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हैंडल करती है। तो अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस काज होगी, वेस्क्यूलाइटिस यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन अगर होगी, एंड आल्सो न्यूरोनल इंजरी यानी जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, एंड आल्सो वहाँ पर स्कीमिया होगी, जहाँ स्कीमिया का मतलब है ब्लड फ्लो कम होगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि मेनिंजाइटिस के पैथोजन के इन्वेड होने के बाद अकर होती हैं। ओके, उसके बाद है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें न्यूचल रिजिडिटी मिलती है डेट में प्रोग्रेस्ड ओपिस्थोटोन, जिसको हम आर्कनिंग ऑफ द बैक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत पेन होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, और आल्सो तो वो जब अपने हेड को वो डाउन करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आल्सो मेनिंजाइटिस की वजह से सीवियर हेडेक होगा, फीवर होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, एंड हाई पिच्ड क्राइड। जो बच्चा है पेन की वजह से वो ज़्यादा चिल्लाएगा और रोएगा क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा है। आल्सो वो इरिटेबल होगा, डिलीरियम्स और आल्सो कोमा भी हो सकते हैं। तो उसके बाद है पटेशियल और परपरिक लेजेंस, जो कि पॉसिबली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। अगर मेनिंजाइटिस के भी टाइप्स होते हैं, वो वायरल या फिर बैक्टीरियल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वायरल और बैक्टीरियल हमें उसकी रिपोर्ट से पता चल जाता है कि आइदर ये बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। अगर वो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है तो उसके रिजल्ट्स में हमें पटेशियल और परपरिक लेजेंस मिल सकते हैं, जो कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव बुर्जिन्स की साइंस। ये आपको पॉजिटिव मिलेगी। इसमें क्या होगा, जब आप पैसिवली उस बच्चे की नेक को फ्लेक्स करेंगे तो उसके रिजल्ट में वो बच्चा अपनी नीज और हिप को फ्लेक्स करेगा। इस तरह से आप उसके हेड को पैसिवली, वो खुद नहीं करा, आप उसके हेड को पैसिवली क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट में जो बच्चा है वो अपनी हिप्स और नीज को फ्लेक्स कर रहा है। तो अगर इस तरह की आपको साइन मिल रही है तो ये भी पॉजिटिव साइन है फॉर मेनिंजाइटिस। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉजिटिव कर्निंग साइंस। अब पॉजिटिव कर्निंग साइंस में क्या मिलेगा आपको, इसमें इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग व्हेन द हिप एंड नी आर फ्लेक्स्ड। इसमें जो वो बच्चा है वो अपनी लेग को एक्सटेंड नहीं करेगा जब उसकी हिप और नी फ्लेक्स्ड होंगी। तो यहाँ पर हम इस बच्चे की जो लेग है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हिप और नी क्या है, वो फ्लेक्स्ड है। तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो बच्चे को बहुत पेन होगा और उसके फेशियल जो अपीयरेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने छोड़ देना है। ठीक है, बस हमने ये फाइंड आउट करना है कि इधर ये साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव में ये नहीं कर पाएगा, इसको बहुत पेन होगा, दैट्स वाई हमें यहाँ पर इसको छोड़ देना है। ओके, इसको हम कर्निंग साइंस बोलते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में क्या है, जो स्टमक का कंटेंट है वो फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट होता है बॉडी से, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलते हैं। उसके अलावा सीजर्स में, अगर अब सीजर्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो सीजर्स हैं वो काज हो सकते हैं, और आल्सो यहाँ पर ब्रेन की तरफ जो ब्लड का परफ्यूजन है वो भी कम है। दैट्स वाई इसकी वजह से सीजर्स जो है वो बेबी में अकर हो सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस की वजह से ये वो सारी साइन और सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो कि आप उस बेबी में आपको मिलेगी। तो एक ही चार्ट में हमने इसको मैंने ये गूगल से लिए है। तो हाई पिच क्राई हो गई उस बेबी की, उसके अलावा वोमिटिंग होगी, उसको रिफ्यूजिंग टू फीड। ठीक है, वो कुछ खाएगा नहीं, और जब आप उसको पिक करेंगे तो वो इरिटेबल हो जाएगा, ब्लोची स्किन होगी, और आल्सो गेटिंग पेलर और टर्निंग ब्लू बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो पेलर हो सकती है। आल्सो उसकी बॉडी स्टिफ होगी विथ जर्की मूवमेंट और फ्लॉपी एंड लाइफलेस। ठीक है, हैंड और फीट उसके आपको कोल्ड मिलेंगे, टेंस और बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट। फोंटोनेल जो है वो बल्ज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाई टेम्परेचर मिलेगा, वेरी स्लीपी होगा और बहुत ज़्यादा ही कुछ स्लीपी होगा, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। ब्रीथिंग या तो फास्ट करेगा या फिर उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। आल्सो पिन प्रिक रैश और मार्क जो पहले मैंने आपको दिखाएं, या फिर पर्पल ब्रूजेस होगी उसकी बॉडी में। तो ये सारी साइंस हैं जो आपको मेनिंजाइटिस के बेबी में मिल सकती हैं।
उसके बाद है इसके डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, यानी कौन से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके बुनियाद पर आप ये पता लगाएंगे कि आइधर ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है या फिर वायरल है या फिर ये मेनिंजाइटिस है भी या नहीं। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उसमें हम लंबर पंक्चर करते हैं। मोस्टली मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम एलपी करते हैं, यानी लंबर पंक्चर। अब लंबर पंक्चर में आपको एक तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज मिलेगा, आल्सो उसका जो कलर मिलेगा वो क्लाउडी कलर होगा, उसमें वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट इंक्रीज होगा। वैसे तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है, लेकिन इसमें वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो क्लाउडी आपको मिलेगा। एंड प्रोटीन लेवल, इसमें वाइट ब्लड सेल और प्रोटीन लेवल इंक्रीज मिलेगी, और उसके अलावा ग्लूकोज डिक्रीज मिलेगा। इफ़ द मेनिंजाइटिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस काज हुई है तो उसमें ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल सकती हैं। अगर ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं तो आप डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि ये जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड काज आइडेंटिफाइज द काजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हम कल्चर और सेंसिटिविटी करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि आइधर जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। ओके, एक्सपर्ट ईवी, इसमें हम जो इंटीरो वायरल है वायरस है उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इस टेस्ट से हमें ये पता लग सकता है कि जो मेनिंजाइटिस है वो वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, तो ये टेस्ट आप हमें हेल्प करती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ये मेन टेस्ट हैं जो हम मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। उसके बाद है इसके नर्सिंग डायग्नोस क्या हो सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोस में पहले हम बनाएंगे कि देयर इज डिक्रीज इंट्राक्रेनियल एडेप्टिव कैपेसिटी एंड आल्सो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड रिस्क फॉर इंजरी। ये हम नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं फॉर द पेशेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, पहले तो हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करनी होगी। दे शुड बी मेंटेन अंटिल एटलीस्ट 24 आवर ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी हैव elapsed। जब तक आपने जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो स्टार्ट नहीं करी तो उससे पहले आपने उसको जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये इससे क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे बंदे तक जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जब तक आपने एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट नहीं की उससे पहले आपने ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को मेंटेन करके रखना है। सो कंटिन्यूड प्रिकॉशन रिकमेंडेड फॉर मेनिंजाइटिस काज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अगर जो आपने डायग्नोज कर लिया है कि जो मेनिंजाइटिस है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है या फिर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है, तो इसमें जो प्रिकॉशन होगी वो कंटिन्यूअसली होगी। उसके अलावा हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट हम इनको प्रोवाइड करेंगे। देन ऑक्सीजन थेरेपी आल्सो मस्ट, ऑक्सीजन थेरेपी आपको रिक्वायर कर सकती है फॉर इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन टू इंड्यूस हाइपर वेंटिलेशन हम करवाएंगे बिकॉज उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रीथिंग में, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया था। आल्सो ब्लड परफ्यूजन भी कम थी और ऑक्सीजन की लेवल भी ब्रेन की तरफ कम थी, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम हाइपर वेंटिलेशन को इंड्यूस कर सकें, और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से जो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो सकता है। ओके, आल्सो हम सीजर्स को प्रिकॉट करेंगे, यानी उनकी प्रिकॉशन करेंगे, और जो को एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करेंगे। एंड लास्ट है बर होल्स। अब बर होल ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ड्रिल करते हैं स्कल में, तो जो सब ड्यूरल इफ्यूजन्स हैं उसको हम इवेक्यूएट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर सब ड्यूरल में क्या होता है फ्लूइड की अकुमुलेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं बर होल ड्रिल करके स्कल में जो फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालते हैं जो कि वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। उसके बाद है ड्रग थेरेपी, यानी कौन सी वो मेडिसिन हैं जो हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को दे सकते हैं। तो पेन ऑफ मेनिंजाइटल इरिटेशन, जो मेनिंजाइटल इरिटेशन की वजह से पेन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंड आल्सो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम डेक्सामेथासोन, जिसमें डेकाड्रॉन आ जाती है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। और एंटीबायोटिक्स हम
देते हैं ताकि जो मेनिनजाइटिस बैक्टीरियाज की वजह से काज हुआ है वो ख़त्म हो जाए। सो एंटीबायोटिक्स आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। जब हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि बैक्टीरिया कौन सा है, आइदर वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर वो ग्राम नेगेटिव है। और उसके अलावा हम सेंसिटिविटी में ये देखते हैं और रेजिस्टेंस में भी कि वो कौन सी ड्रग से सेंसिटिव है और कौन सी ड्रग से वो रेजिस्टेंस है। यानी जिन ड्रग से वो सेंसिटिव होगा तो वो ड्रग्स हम उनको देंगे तो उनसे क्या होगा, जो वो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। और जिन ड्रग से वो रेजिस्ट कर रहा है तो उन ड्रग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम उसको वो एंटीबायोटिक्स देंगे भी तो उससे वो रेजिस्ट करेंगे और उनके ऊपर कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के बाद ही हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जिनमें मोस्ट कॉमनली जो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स है उसमें आ रही हैं हमारे पास सेफ्टाजीडाइम, जिसका नाम है फोर्टास, जो कि नॉर्मली इसका ब्रांड नेम है, और सेफ्ट्रैक्सोन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है टू ट्रीट मेनिनजाइटिस। उसके बाद है नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग एज अ नर्स आपने क्या करना है उस पेशेंट को, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करें, उसके इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करें, एंड आल्सो जो इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करने के बाद हम ये असेस करते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो नहीं हो गया। ओके, देन आल्सो असेस द चाइल्ड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रीक्वेंटली टू मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो उस चाइल्ड का न्यूरोलॉजिक स्टेटस है उसको हम फ्रीक्वेंटली असेस करेंगे। इससे हमें ये पता लगेगा कि उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड अ डार्क एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, क्योंकि मेनिनजाइटिस की वजह से फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, यानी वो लाइट है उनको इरिटेट करती है। तो इसीलिए हमने उसको डार्क और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से वो इरिटेट कम हो और उनको सुकून की नींद आए। एंड आल्सो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और स्टिमुलेट सीजर एक्टिविटी। जो और भी जैसे कि लाइट हो गई और उसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर हो गया तो वो हमने नहीं करना। ये क्या है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और स्टिमुलाई हैं, ये भी उस बच्चे की जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और आल्सो सीजर्स की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने उसको डार्क और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। एंड आल्सो मेंटेन सीजर प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी। एंड एज अ नर्स आपका ये काम है कि टाइम पर आपने मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो डिक्रीज़ ख़त्म हो और आल्सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी डिक्रीज़ हो। देन मूव द चाइल्ड जेंटली टू प्रिवेंट अ राइज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हमें ये भी पता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर पोजिशंस की वजह से भी चेंज होता है, तो हमें उस चाइल्ड की जो मूवमेंट है उसको जेंटली मूव करना है ताकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर में इंक्रीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें। देन मेंटेन आइसोलेशन प्रिकॉशन इज़ ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, कौन सा हम प्रिकॉशन करेंगे, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करेंगे ताकि जो इन्वायरमेंट में उसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसमिट ना हो दूसरे हेल्दी पर्सन में। देन आल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द फैमिली टू डिक्रीज एनजाइटी, क्योंकि उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है। उनकी एनजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए हम उनकी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन एग्जामाइन द यंग इन्फेंट फॉर बल्जिंग फोंटोनेल एंड मैयर हेड सरकमफ्रांस। आप उसकी बल्जिंग फोंटोनेल को किस तरह से एग्जामाइन कर सकते हैं, मैयरिंग टेप से आपने उसकी हेड को सरकमफ्रांस को मैयर करना है, जिसकी बाद आपको ये पता लगेगा कि आइदर उसमें इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो जो बल्जिंग फोंटोनेल से वो आपको मैयरिंग द हेड सरकमफ्रांस से मिल सकते हैं। ठीक है, बल्जिंग फोंटोनेल्स क्यों होते हैं, बिकॉज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो फोंटोनेल से वो बल्ज हो सकते हैं। एंड आल्सो हाइड्रोसेफेलस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम मेनिनजाइटिस। अब जब हाइड्रोसेफलस होगा तो उस हाइड्रोसेफलस में क्या होता है, उसमें भी जो हेड की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकती है। जब हेड की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो वो भी हमें जब हम मैयरिंग टेप से हेड की सरकमफ्रांस को मैयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, तो उसको भी हम पहले से ही एग्जामाइन कर सकते हैं। तो ये इंटरवेंशन थी, नर्सिंग इंटरवेंशन थी जो आप देंगे एज अ नर्स। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।